अच्छा, तो लास्ट वीडियो में हमने लिपिड की क्लास ख़त्म कर ली थी। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। आज हमारा टॉपिक क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में है हमारा टॉपिक। ओके, न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले हमारे पास जो डिस्कवर किया, कब किया गया था 1869 में। और किसने हमारे पास डिस्कवर किया था? फ्रेडरिक मिस्चर ने हमारे पास डिस्कवर किया था। ओके, कहाँ से डिस्कवर किया था? फ्रॉम पसेल। ओके, फ्रॉम पसेल डिस्कवर किया था। एंड स्पर्म ऑफ सलमन फिश, स्पर्म ऑफ सलमन फिश। ओके, यहाँ पे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। और फिर हमने इसको नाम क्या दिया था? पहले इसको हमने नाम दिया था न्यूक्ली। सही। फिर 1920 में हमारे पास इसका एसिडिक नेचर डिस्कवर हुआ। कब? 1920 में हमें पता चला कि ये एसिडिक नेचर के हैं। जब हमें ये एसिडिक नेचर का पता चला तो इसको फिर हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। और ये किसने पता करवाया था? जॉन ने हमारे पास। ठीक है, इसने 1920 में इसको हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया था। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड के हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? उनके हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स के हमारे पास तीन मेन कंपोनेंट हैं। न्यूक्लियोटाइड एक राइबोस शुगर, अब हमारे पास पेंटोज भी हो सकता है, हमारे पास ये राइबोस शुगर डीऑक्सी राइबोस भी हो सकता है। ठीक है, डीएनए में राइबोस, आरएनए में फिर होगा। सेकंड कंपोनेंट इसका हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है। ठीक, एंड थर्ड कंपोनेंट इसमें हमारे पास नाइट्रोजीनस बेसेस आ जाते हैं। नाइट्रोजीनस बेसिस टोटल कितने हमारे पास? 5। कौन कौन से हमारे पास? एक सिंगल रिंग पाइकट, ये 3 हो गए। और सेकंड डबल रिंग पेज, साइटोसिन, यूरासिल, थायामीन, ये हमारे पास सिंगल रिंग में आते हैं और इनको हम पायरिमिडीन कहते हैं। जबकि प्यूरिन में एडेनिन और गवानिन आते हैं और ये हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर है। जबकि पायरामिडीन जो है ये हमारे पास फिर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको इस तरह याद कर सकते हो, पाइकट एंड सेकंड वन हमारे पास पेज। अच्छा, हमारे पास जो एडेनिन गवानिन होता है ना, हमारे पास गवानिन में सेकंड कार्बन पे NH2 ग्रुप होता है। ठीक, साइटोसिन में हमारे पास फोर्थ कार्बन पे NH2 ग्रुप होता है। ठीक, एंड एडेनिन में हमारे पास 6 कार्बन पे NH2 ग्रुप होता है। थायामीन में हमारे पास मिथाइल ग्रुप होता है। और कौन से कार्बन पे होता है मिथाइल ग्रुप? हमारे पास 5th कार्बन पे होता है। सही। और जो यूरासिल है उसमें तो फिर ना मिथाइल होता है और ना एमाइन ग्रुप होते हैं, ऑक्सीजन लगे होते हैं। ठीक है, सेकंड ग्रुप पे भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, सेकंड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे भी डबल बॉन्ड के साथ हमारे पास ऑक्सीजन लगा हुआ होता है। अच्छा, एडेनिन जो है ना वो हमारे पास किसके साथ बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है विद थायामीन। और साइटोसिन जो है ना वो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनाता है विद गवानिन। अच्छा, हमारे पास पेंटोज शुगर, जब हमारे पास पेंटोज शुगर नाइट्रोजीनस बेस के साथ अटैच हो जाए ना, कोई भी नाइट्रोजीनस बेस हो, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और फिर जब इन्हीं न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फेट अटैच हो जाते हैं फिर ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज कोई राइबोस शुगर है पेंटोज, ठीक है, वो गवानिन के साथ अटैच होगा तो इसको हम कहते हैं गवानोसिन, है ना। जैसे हम न्यूक्लियोसाइड, ये गवानोसिन। इसी तरह एडेनिन के साथ होगा तो इसको हम कहते हैं एडिनोसिन। इसी तरह ये हमारे पास साइटोसिन के साथ जब होता है तो फिर हम इसको कहते हैं साइटिडीन। और जब थायामीन के साथ होगा फिर हम इसको कहते हैं थाइमिडीन। ठीक है, सो ये डीएनए की बात हो गई हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड हो गए, जैसे हमारे पास एएमपी अगर आ जाए, एडीपी, एटीपी, ये सारे हमारे पास किस में आते हैं? ये हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड में आते हैं। हमारे पास जैसे डाइन्यूक्लियोटाइड में फिर कौन आते हैं? डाइन्यूक्लियोटाइड में हमारे पास NAD हो गया, हमारे पास FAD हो गया ना,
ये हमारे पास डाई न्यूक्लियोटाइड में आते हैं। डीएनए जो होता है ना हमारे पास, डीएनए ये वैसे हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड होता है मेनली। इसमें जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास किसने मॉडल दिया था, हमारे पास वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, 1963 में हमारे पास दिया था, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक ने हमारे पास दिया था। न्यू न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे ऐड होते हैं हमारे पास, न्यू न्यूक्लियोटाइड कौन से एंड पे, 3 प्राइम एंड पे हमारे पास न्यू न्यूक्लियोटाइड एंड होते हैं, ठीक है। अच्छा वैसे तो हम कहते हैं ना कि जब हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन होता है ना उसमें हमारे पास वाटर रिलीज होता है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड में जब हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन होता है ना विद द एडिशन ऑफ वाटर, हमारे पास वाटर रिलीज नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास एक और पायरोफॉस्फेट हमारे पास रिलीज होता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वाटर। आपको कहेंगे कि कंडेंसेशन रिएक्शन में हमारे पास वाटर रिलीज होते हैं, लेकिन न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास क्या रिलीज होते हैं, न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास पायरोफॉस्फेट रिलीज होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास अगर हम ये फास्फेट के बॉन्ड तोड़ना चाहें ना एटीपी में, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 7.0 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हमारे पास होती है, ठीक है। यानी हमारे पास जो 3 से 5 प्राइम के दरमियान जो इनमें बॉन्ड होता है, अगर हम इनको तोड़ना चाहें हमारे पास, सो ये हमारे पास इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ये आई थिंक 19 वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो दिया गया था ना वो हमारे पास ऑलमोस्ट वाटसन एंड क्रिक मॉडल, वाटसन एंड क्रिक मॉडल हमारे पास है 1953 में, हमारे पास ऑलमोस्ट 1953 में, 1963 में इनको फिर नोबेल प्राइज मिली थी, ठीक है। अच्छा हम नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट। अच्छा हमारे पास अभी ये मैंने पढ़ा, अच्छा एक चारगफ रूल हमारे पास यूज होता है, चारगफ रूल, ठीक है। चारगफ रूल हमें क्या कहते हैं कि एडेनिन जितना होगा ना उसके बराबर हमारे पास थायामीन होता है, एंड साइटोसिन जितना होगा उसके बराबर हमारे पास गवानीन होता है। और पायरिमिडिन टू प्यूरिन रेशियो जो हमारे पास होगी ना, पायरिमिडिन टू प्यूरिन, वो हमारे पास क्या होगी, 1:1 होगी। पायरिमिडिन टू प्यूरिन रेशियो हमारे पास 1:1 होगी, ठीक है। ये हमारे पास चल गया। लेट सपोज एक एमसीक्यूज हम कर देते, अगर वो आपको कह दें कि मैंने आपको 30% एडेनिन दिया है, तो आप मुझे बताओ कि 30% मैंने एडेनिन दिया है, बताओ कि थायमीन हमारे पास कितना परसेंट होगा। अब एडेनिन का हमें पता है कि एडेनिन बराबर होता है थायमीन के, ठीक है। सो एडेनिन भी मेरे पास 30% होगा, फिर थायमीन भी मेरे पास 30% होगा। सो मैं फिर दोनों पे 30 का निशान लगा दूंगा। लेट सपोज अब ये पूछते एडेनिन इसने दिया 30, मुझे कहते गवानीन कितना है। अब देखो ना साइटोसिन बराबर होता है गवानीन के, अब एडेनिन 30 है, ये भी 30, पीछे मेरे पास कितना बच गया 40, ये 20 होगा, ये 20 होगा। सो गवानीन फिर मेरे पास क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। अब लेट सपोज वो तुम्हें कह दे कि एडेनिन मेरे पास 30 बेसेस है, एडेनिन में साइटोसिन में कितने बेसेस होंगे। अब देखो एडेनिन बराबर होता है थायमीन के, ये तो 60 यहाँ पे हो गए। साइटोसिन बराबर होता है गवानीन के, सो साइटोसिन में भी 20 बेसेस होंगे, इसमें भी 20 बेसेस होंगे। आपसे पूछिए टोटल स्ट्रैंड कितना होता है, सो टोटल फिर मेरे पास कितना स्ट्रैंड हो जाएगा 30 30 60 20 20 40, मेरे पास फिर टोटल इतना स्ट्रैंड हो जाएगा। ओके, सो चारगफ रूल में हम आपसे ये पूछ सकते हैं। अच्छा साइक्लिक एमपी के बारे में होता है ज़्यादातर कि साइक्लिक एमपी किसके तौर पर यूज़ होती है। सो ये हमारे पास केमिकल मैसेंजर के तौर पर यूज़, साइक्लिक एमपी हम केमिकल मैसेंजर के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट 97% ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आउटपुट जो होता है ना, पर इफ वो कहते हैं कि ना अबाउट 97% ट्रांसक्रिप्शनल आउटपुट if non-protein in non-protein coding is यूक्रियाड, so they are called non-coding। यूक्रियाड में जो होते हैं ना हमारे पास 97% ट्रांसक्रिप्शन आउटपुट नॉन प्रोटीन कोडिंग के जरिए होते हैं, इसलिए फिर हम उनको क्या कहते हैं, नॉन कोडिंग राइबोसोमल, नॉन कोडिंग आरएनए हम उसको कहते हैं, ठीक है। डीएनए में हमारे पास क्या यूज होता है, डीएनए में हमारे पास ऑलमोस्ट डीऑक्सीराइबोस होता है, ठीक है, जो पेंटोज शुगर होते हैं। आरएनए में यही शुगर हमारे पास राइबोस शुगर होता है, ठीक। डीएनए में हमारे पास कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, साइटोसिन, गवानीन, थायामीन, एडेनिन, ये 4 होते हैं। जब इसमें भी यही होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर थायामीन नहीं होता, यहाँ पे ये यूरासिल होता है।
अच्छा, डीएनए के स्ट्रक्चर में एक्सरे के बारे में हमारे एक्सरे के जरिए जो डायफ्रैक्शन की गई थी वो हमारे पास किसने बताई थी? मॉरिस विलिकन था उसमें। सेकेंड वन कौन था? फ्रैंकलिन क्रोसिलिन था। ठीक है, इन दोनों ने एक्सरे के जरिए बताई थी, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चारगॉफ रूल पढ़ लिया हमने, वो उसमें भी पूछ सकते हैं। अच्छा, जो डीएनए है ना, इसमें तो चारगॉफ रूल फॉलो होता है, जबकि आरएनए में कोई फॉलो नहीं होता। ठीक है, चारगॉफ रूल हमारे पास फॉलो नहीं होता। ये हमारे पास ज़्यादातर डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ये पहले भी हमने पढ़ा, और ये हमारे पास ज़्यादातर सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। लेकिन ये भी वायरसेस में हमने कुछ पढ़ा है कि हमारे पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले भी होते हैं, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हमारे पास होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले भी होते हैं। ठीक है, आरएनए में हमारे पास फिर टाइप्स आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए। हमारे पास एक राइबोसोमल आरएनए है। ठीक है, ये हमारे पास लार्जेस्ट है, 80% है, लेकिन साइज में लार्जेस्ट नहीं है। साइज में लार्जेस्ट हमारे पास मैसेंजर आरएनए, फिर साइज में लार्जेस्ट है। ठीक है, अच्छा, राइबोसोमल आरएनए हमारे पास राइबोसोम के बनाने में मदद करते हैं, प्लस प्रोटीन। मैसेंजर आरएनए कितने परसेंट है? ये हमारे पास 3 to 4% है, और इसकी साइज जो है ना जीन पे डिपेंड करती है। ठीक है, और ट्रांसफर आरएनए जो है ना हमारे पास, वो कितने हमारे पास ट्रांसफर आरएनए हमारे पास 10 to 20% हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट हैं। ईच सेल में हमारे पास इसके कितने टाइप हैं? ऑलमोस्ट 20 टाइप है। और कितने टाइप इसके डिस्कवर हो चुके हैं? ऑलमोस्ट 60। और ह्यूमन में कितने हैं? ह्यूमन में फिर ये हमारे पास 45 टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं? ऑलमोस्ट 70 से 90 न्यूक्लियोटाइड हमारे पास इसमें होते हैं। और कौन सा इसका शेप होता है? क्लोवर लीफ शेप। अगर जब भी आ जाए दैट इज हमारे पास टीआरएनए होता है। ठीक है, 3 प्राइम एंड 3 5G। 3 पे कौन क्या होता है? CCA, और 5 पे हमारे पास G प्राइम होता है। सो इट्स ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के बारे में था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अपने वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।